जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 12वीं बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको क्लास 12th का जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है उसका जो आपको 15वां लेसन है, ठीक है ना, भारतीय संविधान का निर्माण, उससे संबंधित जो है आपको जो प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यह इस सीरीज का जो है वो आपको दूसरा सीरीज है। इससे पहले भी आपको इसके पहले सीरीज के 5 क्लास हो चुकी है। अगर आप लोग उसे नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप उसे जाकर देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। और देखने में अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताओगे भी, ठीक है ना। उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीज़ होंगे वो आपको दिखते होंगे। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। आज के सेशन का जो मेरा ये टॉपिक है ये आपको ये पहला क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। इससे आप लोग समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए कह रहा है 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक भाषा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है आपको हिंदी, उसके बाद कह रहा है आपको संस्कृत, और ऑप्शन डी में जो कह रहा है वो आपको अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा। तो हिंदी को क्या है कि आपको अनुच्छेद 343 क्या है, अनुच्छेद 343 एक के तहत जो है आपको राजभाषा का जो है वो आपको दर्जा दिया गया। और हिंदी को राजभाषा के रूप में जो आपको स्वीकार किया गया था वो आपको 14 सितंबर 1949 को, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है संविधान सभा द्वारा क्या था कि आपको राजभाषा के रूप में क्या किया गया था कि आपको स्वीकार किया गया था। इसीलिए साथियों क्या है कि 14 सितंबर को हमारे भारत में जो होता है वो आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको कब मनाया जाता है। तो साथियों राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसमें पूछ देंगे विश्व हिंदी दिवस। तो देखिए विश्व हिंदी दिवस जो है साथियों वो आपको 10 जनवरी को जो होता है वो आपको मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी दिवस जो है यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया था कि आपको अपनाया था। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो राजभाषा है इस राजभाषा का जो उल्लेख है वो कहाँ है। तो इसका जो उल्लेख है वो आपको भाग 17 में, कहाँ है, भाग 17 में। और अनुच्छेद पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपको 343 से 351 में, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। 343 से अनुच्छेद 351 तक जो है वो आपको क्या जानते हैं, तो आपको राजभाषा के बारे में जो है वो आपको चर्चा की गई है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा अगर हम भाग पूछेंगे तो भाग हो जाएगा आपको कितना जानते हैं, तो भाग 17। तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो वहीं कह रहा है कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको हिंदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपको सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ होंगे समझ में आ गए होंगे। और यहाँ से एक चीज़ बराबर याद रखिएगा कि 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को जो होता है विश्व हिंदी दिवस जो होता है वो आपको मनाया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा जो है वो आपको प्रदान किया गया है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे आप लोग अच्छे से क्या करेंगे कि आप देख लेंगे। क्या कह रहा है, समझिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के 1 के तहत। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और अभी इसके बारे में क्या कहते हैं कि आपको चर्चा किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसे हम लोग समझेंगे। देखिए कह रहा है कि 1955 में गठित राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कितना में कर रहा है, तो आपको 1955 में, इसको सही से बना लीजिएगा, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए कह रहा है आपको बीजी खेर, और उसके बाद आपको बी कृष्णा, जीवी मीरचंदानी, उसके बाद है आपको इकबाल नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बीजी खेर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सही है। तो यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आप क्या कहोगे, बीजे
खेर, ठीक है ना। और राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो 1955 में। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो राजभाषा है इसका उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो देखिए राजभाषा संबंधित जो प्रावधान है उसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो आप राजभाषा के बारे में देख रहे हैं इसकी जो चर्चा है वो आपको भाग 17 में, किसमें है, भाग 17 में। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संविधान के भाग 17 का संबंध जो है किससे है, तो आपको राजभाषा से। और अनुच्छेद पूछेंगे तो 343 से 351 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 1900 कितना में कह रहा है कि आपको 92 में। देखिए 1992 यहाँ नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा आपको 1922। क्या हो जाएगा, 1922। याद रखिएगा क्या होगा, 1922, ठीक है ना। देखिए 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, उसके बाद ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, उसके बाद ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन डी कह रहा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो यहाँ से याद रखिएगा कि 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की क्या किए थे, कि आपको मांग किए थे। इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आपको 1924 में जो है वो आपको स्वराज पार्टी के द्वारा इसकी क्या की गई थी, कि आपको मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी, तो आपको कि भारतीय संविधान का जो आपको क्या है निर्माण हो वह भारत की जनता के द्वारा हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको 1928 में, कितना में, 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी इस चीज़ को क्या किया गया था, कि आपको मांग किया गया था। कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1924 में किसके द्वारा, तो अगर व्यक्ति विशेष की बात आएगा तो मोतीलाल नेहरू, अगर पार्टी की बात आएगी तो स्वराज पार्टी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो आपको मोतीलाल नेहरू थे। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। फिर आपको 1934 में क्या होता है कि आपको सुभाष चंद्र बोस जी, कौन है, सुभाष चंद्र बोस जी। इसके अलावा आपको पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू कहेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो इनके द्वारा क्या हुआ था कि आपको संविधान की क्या की गई थी, कि आपको मांग की गई थी। उसके बाद 1934 में ही क्या था कि आपको एम.एन. राय के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, किसके द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा जो था प्रत्यक्ष रूप से संविधान की मांग की गई थी। तो आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि 1922 में किसके द्वारा संविधान की मांग की गई थी, तो क्या कहेंगे, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1924 में स्वराज पार्टी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके आंसर हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जो थे स्वराज पार्टी के फाउंडर भी थे। इन चीज़ों को याद रखना है। 1928 में मोतीलाल नेहरू बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते थे, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद 1934 में सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू के द्वारा क्या था कि आपको संविधान की मांग जो थी वो आपको की गई थी। और 1934 में जो था एम.एन. राय के द्वारा संविधान की मांग की गई थी। तो साथियों इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन और दे रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इंडिया सर्वेंट्स सोसाइटी के क्या थे, कि आपको संस्थापक थे। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें हम लोग लोकमान्य के नाम से क्या करते हैं, कि आपको जानते हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। अगर पूछेंगे कौन थे तो आप क्या कहोगे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको अक्सर जो होते हैं साथियों वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसे प्रश्नों में आपको कहीं से अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और ये जो आपको सारे आंसर का जो एनालिसिस हो रहा है इसको आप लोग बढ़िया से देख भी लेंगे। तो देखिए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा ही सबसे पहले उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीयों का जो संविधान होगा वह भारतीयों के इच्छा अनुसार हो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, इसे समझेंगे। देखिए कह रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन वर्ष 1934 में जो था वह किसके द्वारा किया गया था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सारे लोगों को प्रश्न दिखते होंगे। देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन वर्ष 1934 में किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी कह रहा है एम.एन. राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एम.एन. राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है वो आपको सही आंसर है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे मोतीलाल नेहरू है, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में क्या था कि आपको संविधान की मांग जो थी वो आपको की गई थी। वहीं आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
34 में संविधान की मांग की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में जो था वो आपको संविधान की मांग जो थी वो आपको की गई थी। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और मोतीलाल नेहरू के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने ही क्या किया था कि आपको नेहरू रिपोर्ट को 1928 में क्या किए थे कि आपको तैयार किए थे, ठीक है ना। इन चीज़ों को याद रखना है। इसके अलावा पंडित मोतीलाल नेहरू जो थे वो आपको स्वराज पार्टी के क्या थे कि आपको फाउंडर थे। क्या थे? फाउंडर थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वराज पार्टी के संस्थापक जो थे कौन थे, तो पंडित मोतीलाल नेहरू। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1929 में जो कि आपको लाहौर में बने थे। कहाँ बने थे? लाहौर, ठीक है ना। कहाँ बने थे? तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में। तो इन चीज़ों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद बने थे आपको 1900 कितना में जानते हैं? तो आपको 36 में। कितना में? 1936 में। और उसके बाद बने थे 1937 में। आज़ादी से पहले की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए, तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो आपको लाहौर में हुआ था। 1936 का अधिवेशन जो था वो आपको लखनऊ में हुआ था। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, याद रखिएगा। 1937 में आपको फैजपुर में हुआ था। और फैजपुर का जो अधिवेशन था वो गांव में होने वाला क्या था कि आपको पहला अधिवेशन था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना। और महात्मा गांधी क्या थे कि आपको 1924 में एकमात्र बार कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। वो भी आपको बेलगांव अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। तो इन चीज़ों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आएगी कि सर ये जो बेलगांव अधिवेशन है ये आपको कहाँ हुआ था? तो साथियों बेलगांव अधिवेशन जो है याद रखिएगा कि यह आपको कर्नाटका में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटका में। और गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के क्या बने थे कि आपको अध्यक्ष बने थे। तो इन सभी चीज़ों को आपको साथियों अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। मोतीलाल नेहरू के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी के क्या थे? फाउंडर थे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है कहाँ? तो वो आपको इलाहाबाद में। कहाँ होती है? इलाहाबाद में। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो आपका प्रश्न देख रहे हैं 15 नंबर, कह रहा है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन वर्ष 1934 में किसके द्वारा किया गया था? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? एम.एन. राय के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का क्या है कि आपको सही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे और अगले चीज़ों को क्या करते हैं कि आपको देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो किससे शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से क्या होती है कि आपको शुरू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम भारत के लोग का मतलब क्या है? तो भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जो है वो आपको जनता में निहित है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय गणराज्य की जो प्रभुसत्ता है वो आपको भारत की जनता में क्या है कि आपको निहित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको सही है। तो यहाँ से एक बात आती है, ये जो आपको प्रस्तावना है तो इस प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में जो है वो आपको कहाँ से लिया गया है? तो साथियों प्रस्तावना का विचार जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया। और सबसे पहले प्रस्तावना को जो था वो आपको अमेरिकी संविधान में ही क्या किया गया था कि आपको शामिल किया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा की, तो इसकी भाषा को जो है साथियों वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब यहाँ से एक बात आती है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितना बार संशोधन हुआ है? तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में मात्र अब तक एक बार संशोधन हुआ है, वो भी आपको 1976 में। और कौन सा संशोधन हुआ था? तो आपको 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। तो इन चीज़ों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि संविधान की प्रस्तावना में जो है आपको एक बार संशोधन हुआ, वो भी कब? तो आपको 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या था कि आपको समाजवादी, क्या है? समाजवादी, ठीक है ना। इसके अलावा जो था वो आपको पंथ निरपेक्ष, क्या है? पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। और पंथ निरपेक्ष के अलावा जो है वो आपको अखंडता शब्द जो था उसको क्या किया गया था कि आपको जोड़ा गया था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो साथियों हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं? 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और अब तक एक ही बार संविधान की प्रस्तावना में क्या है कि आपको संशोधन हुआ। और ये जो देख रहे हैं संविधान की प्रस्तावना, इसको हम लोग भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा। तो साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो किसे कहा जाता है? इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको संविधान की कुंजी क्या है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है?
तो देखिए, तो ये सभी जो है वो आपको किसको कहा जाता है जानते हैं? तो आपको प्रस्तावना को। तो इन चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आपको प्रियम्बल है हमारा, यानी कि प्रस्तावना है, वो किस पर आधारित है? तो देखिए, तो पंडित नेहरू के द्वारा जो आपको उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो आपको क्या है कि आपको आधारित है। और उद्देश्य प्रस्ताव में जो था वो आपको संविधान के मूल आदर्शों को पेश किया गया था। तो ये जो देख रहे हैं 16 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न जो हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेक्युलर शब्द यानी कि धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ है वो आपको क्या है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है क्या है, तो आपको एक धर्मनिरपेक्ष क्या है कि आपको राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है क्या? तो यानी कि सीधे समझ आइए कि जहाँ सभी धर्मों को समान मान्यता जो है वो आपको मिलता हो। तो देखिए, कह रहा है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की क्या है कि आपको स्वतंत्रता है। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की क्या है कि आपको अस्वीकृति। तो देखिए, तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही होता है जब किसी राष्ट्र अथवा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी धर्मों को जो है वो आपको अस्वीकृति है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी धर्मों को जो है मतलब क्या है एक समान रूप से जो है वो आपको दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर जो है आपको ए भी हो सकता है। क्या है? ए भी हो सकता है। मतलब कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कैसी स्वतंत्रता है सीधे समझ आइए। तो जिसको जिस धर्म को मानना है, जिसको जिसमें आस्था है, उसको वो क्या कर सकता है? मान सकता है, उसकी उपासना जो है वो आपको कर सकता है। क्या है? कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखा जाए तो आपको ए डी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर बेहतर हो जाएगा कि आप इसे डी मान के चले, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ से एक बात आ जाएगी कि भारत के कुछ पड़ोसी राष्ट्रों में जैसे कुछ धर्म है जिसके बारे में जान लीजिए। जैसे कि आपको श्रीलंका में जो है वो आपको बौद्ध धर्म है। क्या है? बौद्ध धर्म वहाँ का राजकीय धर्म है। जबकि आपको पाकिस्तान में जो है आपको इस्लाम धर्म है। तो ऐसे चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं। भूटान में जाइएगा तो भूटान में जो हो जाएंगे वो आपको क्या हो जाएंगे? तो आपको बौद्ध धर्म हो जाएंगे। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या कहना है कि आपको याद रखना है। तो ये जो 17 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर आप डी मारेंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे। और हमारे भारत में जो है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो है वो आपको कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी एक धर्म को जो है स्वीकार नहीं किया गया है, मतलब यहाँ सभी धर्मों को क्या किया गया है कि आपको स्वीकार किया गया है। इसलिए सभी धर्मों की क्या हो जाएगी कि आपको अस्वीकृति जो होगी यही हो जाएगा। सुनने में थोड़ा सा आपको अलग लगता होगा, लेकिन इसका जो सेंस निकल रहा है यह है कि इसमें भारत में सभी धर्मों को जो है आपको समान मान्यता जो है वो आपको दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो आपको सही है। तो आपको संविधान की अगर प्रस्तावना याद होगा तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे संविधान की प्रस्तावना हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पर बस 4 ही शब्द दिया गया है। तो कहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिला है? तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको ये नजर आते होंगे। देखिए कि सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो यही इसका क्या है जानते हैं? आदर्श वाक्य, जो कि आपको क्रम से है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो आदर्श वाक्य उसे लिखिए। तो आपको सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1 नंबर में सार्वभौम सत्ता संपन्न, 2 नंबर में समाजवादी, 3 में आपको क्या हो जाएगा? तो आपको पंथनिरपेक्ष, और 4 में जो जाएगा जनवादी गणतंत्र। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो आपको 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आपको संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता का क्या है कि आपको चर्चा किया गया है। और इसी में अगर हम बात करते हैं अवसर की, क्या है? अवसर की, ठीक है ना। क्या है? अवसर की, ठीक है ना। तो अवसर जो है आपको 2 प्रकार के, यानी कि समानता की बात करते हैं, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? समानता की। तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा कि प्रतिष्ठा, क्या है? प्रतिष्ठा, और क्या है जानते हैं कि आपको अवसर की जो है वो आपको समानता है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा आपका क्या कि समानता 2 प्रकार के, न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार के। इसका जो उल्लेख है हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है वो आपको किया गया। और इसी प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? तो आपको उद्देशिका क्या कहते हैं? उद्देश्य क्या कहते हैं? या इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं?
प्रीएम्बल। तो साथियों इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना, और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। और प्रस्तावना का विचार सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको अमेरिकी संविधान में क्या किया गया था, कि आपको रखा गया था, और यहीं से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भी इसको क्या किया गया, कि आपको शामिल किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, मतलब क्रम से पूछ रहा है। तो जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र बनाने के लिए, या इसी को आप कहिए लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारा चीज जो है एक ही शब्द है, ठीक है ना, बस शब्द को जो है थोड़ा सा अलग आपको चेंज कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, मतलब प्रस्तावना में नहीं है, कौन सा शब्द, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है समाजवादी, तो यह है क्योंकि समाजवादी शब्द पंथनिरपेक्ष शब्द ये दोनों जो था वो आपको 1976 में क्या किया गया था, कि आपको जोड़ा गया था 42वां संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद है प्रभुत्व संपन्न, यह शुरू से ही है, क्या है, शुरू से ही है। तो देखिए तो यहाँ से एक बात आती है कि सर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। तो किसी भी राष्ट्र जो हो, ठीक है ना, या कोई भी राज्य हो, अपना आंतरिक और बाह्य मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो बिना किसी बाहरी दबाव के, तो उसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो भारत है वो आपको एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है ना वो आपको लोक कल्याण की बात जो है नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वहीं आपका जो प्रश्न करा है क्या जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको लोक कल्याण हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है साथियों वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। देखिए मतलब एक ही चीज़ है, मतलब एक ही टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए हम इस पर क्या कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा जो है आपको चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ से स्पष्ट दिखते होंगे क्या कर रहा है, इसे समझिए। देखिए यहाँ कर रहा है कि निम्न में से कौन वे दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। देखिए ऑप्शन ए जो है वह कह रहा है आपको धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, उसके बाद कह रहा है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। आपको क्या जानते हैं? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ था 1976 में। इसके द्वारा तीन शब्द जो थे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन कौन? तो एक आपको समाजवादी, क्या है? समाजवादी, ठीक है ना। एक जो है वो आपको पंथ निरपेक्ष, क्या है? पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। और एक जो है वो आपको क्या जानते हैं? तो वो हो जाएगा आपको अखंडता। क्या हो जाएगा? अखंडता, ठीक है ना। क्या है? अखंडता। तो इसी शब्द को क्या किया गया था कि आपको संविधान की प्रस्तावना में जो था 42वें संशोधन के द्वारा जो था वो आपको जोड़ा गया था। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। और आपको 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये आपको 1976 में। और संविधान की प्रस्तावना में साथियों भारत शब्द का उल्लेख जो है 2 बार है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में जो भारत शब्द का उल्लेख है वो कितने बार है। तो साथियों वो आपको 2 बार है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है कि आपको सही आंसर है। और आप लोगों को साथियों अगर कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बताओगे, ताकि आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज़ें होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न कर रहा है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए जहाँ नहीं समझ में आएंगे आप लोग बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 1942 में, ठीक है ना, किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का क्या करेगा कि आपको निर्माण करेगी। देखिए 1942 में करा है। तो 1942 में कौन सी योजना आई थी भारत में, बताइए तो आपको क्रिप्स योजना। तो क्रिप्स योजना में ही इस बात को कही गई थी। तो क्रिप्स योजना याद रखिएगा 22 मार्च 1942 को क्या हुआ था कि आपको भारत आया था। और इसके अध्यक्ष जो थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये क्रिप्स मिशन है क्या।
तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार की स्थिति जो थी वो आपको बिगड़ती जा रही थी। तो ऐसे परिस्थिति में क्या था कि ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उस पर उनके सहयोगी देशों ने दबाव डाला कि आप किसी भी प्रकार से भारतीयों का सहयोग प्राप्त करें। क्या करें? प्राप्त करें। तो इसी सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या हुआ था कि आपको विंस्टन चर्चिल के द्वारा एक सद्भावना दूत भारत भेजा गया था, जिसे हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं, और इसके जो अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इसी क्रिप्स मिशन में कहा गया था, क्या जानते हैं, कि भारत के एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, लेकिन यह युद्ध के उपरांत होगा। तो भारतीयों ने इसको क्या कर दिया कि क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें जो बातें थी वो क्या था कि आपको युद्ध के बाद होना था। तो ऐसे परिस्थिति में अंग्रेज सरकार पर से जो हमारा विश्वास था वो आपको उठ चुका था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में यह हमें क्या किया था कि आपको धोखा दिया था, ठीक है ना। तो कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कर देता है कि आपको अस्वीकार कर देता है। और एक चीज याद रखिएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव पर, ठीक है ना, आपको चर्चा करने के लिए भारत की ओर से दो नेता गए थे। एक का नाम है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा क्या नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया था जानते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए जो है कांग्रेस की ओर से अधिकृत किए गए थे। और एक नेता और थे जिनका नाम है आपको मौलाना आज़ाद, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये दोनों नेता जो थे वह क्रिप्स प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की ओर से क्या किए गए थे कि आपको अधिकृत किए गए थे। तीन चीज़ों को याद रखिएगा। बेबल योजना जो कि आपको 1943 में क्या होता है कि आपको प्रस्तुत किया जाता है, जब लॉर्ड बेबल क्या होता है कि भारत का वायसराय बनकर आता है, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन योजना ये आपको 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में। माउंटबेटन योजना जो कि आपको 1947 में आया था। कब आया था? 1947 में। और इसी माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ था जानते हैं कि आपको भारत का जो था वो आपको विभाजन हुआ था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे ना वो आपको पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और कैबिनेट मिशन योजना में जो टोटल सदस्य थे वो आपको कितने थे? तो वो आपको 3 थे। कौन कौन? तब पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और आपको एबी अलेक्जेंडर। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बाद में क्या होता है कि भारत की जो संविधान सभा होती है उसका क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो इन सभी चीज़ों को साथियों आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को ये सारे चीज़ें होंगे समझ में आ गए होंगे। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा जो है वो आपको प्रस्तुत की गई थी, ठीक है ना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहीं से संविधान सभा के सिद्धांत का जो होता है वो आपको दर्शन होता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी कह रहा है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में क्या हुआ था कि 1895 में आपको स्वराज विधेयक जो है, कौन विधेयक? स्वराज विधेयक। यह क्या हुआ था कि आपको तैयार हुआ था। कौन विधेयक? स्वराज विधेयक जो था वो आपको तैयार हुआ था। और इसी स्वराज विधेयक में सबसे पहले क्या हुआ था कि संविधान सभा के जो सिद्धांत है उसके दर्शन जो होते हैं देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, इनको याद रखिएगा कि इनको हम लोग लोकमान्य के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से आपको याद रखना है। फिर यहाँ से बी.आर. अम्बेडकर। तो देखिए बी.आर. अम्बेडकर को हम लोग महार के महात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? महार के महात्मा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। और बी.आर. अम्बेडकर जो थे संविधान बनाने वाली जो सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, क्या है? प्रारूप समिति, उसके ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो इन चीज़ों को अच्छे से आपको याद रखना है। और संविधान सभा में इनका आरंभ में जो निर्वाचन हुआ था वो आपको बंगाल से, कहाँ से? बंगाल से। लेकिन जब यह जो क्षेत्र होता है पाकिस्तान में चला जाता है तब इनका निर्वाचन जो होता है वो आपको संविधान सभा में बम्बई से होता है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू, तो इनके बारे में याद रखिएगा क्या कि इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को, कितना को? 13 दिसंबर, ठीक है ना, 1946 को संविधान सभा में क्या किए थे कि आपको उद्देश्य प्रस्ताव जो होते हैं, क्या होते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को इन्होंने क्या किया था कि आपको पेश किया था। उसके बाद है आपको महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में क्या हुआ था कि संविधान की जो थी आपको मांग की गई थी। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है वो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो था वो आपको दिया गया था। तो साथियों इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना था। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो क्या कहेंगे जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो
इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके साथ ही बताएंगे, ताकि आपके हर एक समस्या का हम समाधान कर सके। चलिए अब है अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, चलो आ भी जाओ। हाँ देखिए आ गया, आइए, बड़ा जल्दी आपकी बात को सुन लिया भाई साहब ना, ये थर्ड पार्टी भी ना। देखिए यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है। देखिए बोले इसको आ जाने के लिए, देखिए आ भी गई, ठीक है ना, ओ सॉरी आ गया या गई, जो भी रहे समझ जाइए, ठीक है ना। सब लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताएंगे आप लोग, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। INSC की प्रस्तावना, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रस्तावना, कैबिनेट मिशन प्लान। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है ना। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है ना। और इस योजना के आधार पर संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, आपको 389, जिसमें से आपको क्या था, ध्यान से समझिएगा, 292 जो सदस्य था वह ब्रिटिश प्रांत से आना था। इसके बाद आपको 93 सदस्य जो था देशी रियासतों से आना था, और 4 सदस्य जो था वो आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आना था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आपको मतलब कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तो आप क्या कहोगे जानते हैं। तो आपको 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 जो था देशी रियासतों से, 4 जो था वो आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। तो यहाँ से एक बात आती है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था, तो ये आपको 24 मार्च 1946 को, ठीक है ना। इन चीज़ों को याद रखना है। और इसका 2 ही उद्देश्य था, प्रारंभिक 2 उद्देश्य था, मतलब मूल रूप से एक था आपको संविधान का क्या करना था, आपको निर्माण करना, क्या करना, संविधान का निर्माण करना, क्या करना, संविधान का निर्माण करना। और एक जो था साथियों वो था आपको अंतरिम सरकार का क्या करना है, कि आपको गठन करना, क्या करना, अंतरिम सरकार का गठन करना। यही इसका क्या था, प्रारंभिक 2 उद्देश्य था। और इसी को लेकर क्या होता है कि आपको कैबिनेट मिशन योजना जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको भारत आता है। और इस योजना के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको पैथिक लॉरेंस होते हैं। कौन होते हैं, पैथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन योजना में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो आपको 3 सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजने वाले जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो वो आपको लॉर्ड एटली थे। कौन थे, लॉर्ड एटली थे। इन चीज़ों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार है वो आपको क्या था, तो कहेंगे कैबिनेट मिशन प्लान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो गया साथियों, सही हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना, क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य जो थे वो आपको होने थे। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अभी बताए थे कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित संविधान सभा में कुल 389 सदस्य जो थे आपको होने थे। और इस 389 में से 292 जो है वो आपको ब्रिटिश प्रांत से, कहाँ से होने थे, ब्रिटिश प्रांत से। उस समय आपको 11 ब्रिटिश प्रांत से वहीं से, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या कि 93 सदस्य जो था, क्या था, 93 सदस्य वो आपको क्या था जानते हैं कि आपको देशी रियासतों से होना था। किससे होना था, देशी रियासतों, क्या है, देशी रियासतों से होना था, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपको 4 सदस्य जो है वो आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होना था। क्या था, 4 सदस्य जो है वो आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, कहाँ से, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से क्या था कि आपको होना था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही कह रहा है आपको कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित जो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, तो क्या कहेंगे, तो आपको 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 जो था सदस्य वो आपको देशी रियासतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि प्रांतों के जो सदस्य थे उसका क्या होना था कि आपको अप्रत्यक्ष निर्वाचन होना था। क्या होना था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो इसका मतलब हो गया कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो हुआ था वो आपको कितने सीटों पर हुआ था, तो देखिए तब प्रांत में सीधा देखिएगा तो 11 गो ब्रिटिश प्रांत, इधर 4 गो जो था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो यह भी आपको ब्रिटिश प्रांत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो टोटल 296 सीट पर क्या है कि टोटल 296 सीट पर क्या होना था कि आपको अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना था। और आपको ये जो 93 सीट देख रहे हैं इसमें देशी रियासतों के लिए था, तो इसका आपको मनोनयन होना था। क्या होना था, मनोनयन होना था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि 389 में से आपको 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना था, जबकि 93 सदस्य जो देशी रियासत के थे उसका आपको मनोनयन होना था। तो इस 24 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है साथियों, समझिएगा। देखिए
कह रहा है कि आपको इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक है वो आपको कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी कह रहा है आपको महेश नारायण, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से साथियों याद रखना है, ठीक है ना। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और 1950 से 1962 तक इनका राष्ट्रपति के रूप में क्या था कि आपको कार्यकाल था, यानी कि 12 वर्ष। और एक चीज़ और याद रखिएगा, लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले ये अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अजात शत्रु के नाम से। इसके अलावा इन्हें आपको देश रत्न की उपाधि जो है वो आपको दिया गया है। तो इन चीज़ों को भी आपको बेहतर तरीके से याद रखना है। इसके अलावा ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के जो संचालन समिति थी उसके भी एक क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे जानते हैं, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर ऑप्शन में आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो ये आपको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे, अस्थायी, क्या है, अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ये संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आपको 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो इन चीज़ों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पे आपको जयप्रकाश नारायण, तो इनके बारे में याद रखिएगा कि इनको हम लोग जेपी के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, जेपी के नाम से। इसके अलावा इन्हें हम लोग लोकनायक के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक क्या जानते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। क्या है, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो इसको भी आपको याद रखना होगा, रिकंस्ट्रक्शन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्या कहेंगे कि आपको इंडियन, क्या है, इंडियन पॉलिटी, जो कि कौन लिखे थे, तो आपको जयप्रकाश नारायण जी। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ से पूछा जा रहा है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे, तो वह आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इनके बारे में जो कुछ भी बताया है उसे साथियों आप अच्छे से क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे प्रश्न जो होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो साथियों आज की सेशन को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।